5 प्रेग्नेंट बहू की सौतेली सास। पारो की 5 बहू डरी सहमी हुई कतार में खड़ी थीं। तभी पारो गुस्से से आंखें तरीरती हुई उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू करती है। बहुत चर्बी बढ़ गई है तुम पांचों को, मेरे ना बोलने का फायदा उठाती हो। देखो मैं तुम पांचों की अकल कैसे ठिकाने लगाती हूँ। कभी बासी खाना खाने से कतराती हो तो कभी खाना ज्यादा बनाती हो। अरे इसकी भरपाई क्या तुम्हारा बाप करेगा? हो गरीब बाप की बेटियां, मगर शौक तो रईसों वाले हैं। सास के ताने बाने सुनकर रजनी खुद को रोक नहीं पाती और बीच में बोल पड़ती है। माफ करना माँ जी, मगर ऐसे कौन से शौक पाल लिए हम पांचों ने। जब से ब्याह कर इस घर में बहू बनकर आई हैं, इस दहलीज से बाहर कदम तक नहीं रखा हमने। सारा दिन हम पांचों बहुएं एक पांव काट की पुतली की तरह आपके इशारों पर नाचती रहती हैं। यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हुई पारो दांत पीसती हुई रजनी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए कोठरी की ओर लेकर जाने लगती है। नास पीटी मेरा खाती है और मुझसे जुबान लड़ाती है। 4 दिन इस अंधेर कोठरी में बंद रहेगी तो ये गज भर की जुबान काबू में आ जाएगी। माँ जीजी बचाओ, माँ जी मुझे छोड़ो। रजनी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद पत्थर दिल पारो उसे कोठरी में बंद कर देती है और अपनी धौंस झाड़ते हुए अपनी चारों बहू को धमकाती हुई कहती है। कान खोल कर सुन लो चारों, अगर तुम में से किसी ने इस करमजली काल को कोठरी से बाहर निकालने की गुस्ताखी की तो तुम चारों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। सास के खौफ के मारे बेचारी चारों बहू के पांव बंदिश में बंध जाते हैं। गजोधर की एक गलती का नतीजा उसके 5 बेटे और उसकी बहुएं भुगत रही हैं। बरसों पहले पहली पत्नी की मौत के बाद गजोधर ने अपने 5 बेटों की परवरिश के लिए पारो से पुनर्विवाह किया, मगर पारो के सौतेलेपन ने गजोधर को गहरे सोब में धकेल दिया और वह दुखदाई दुनिया को सदा के लिए छोड़कर चला गया। जिसके बाद पारो ने अपने 5 बेटों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें बाल मजदूरी के दलदल में धकेल दिया और सयाने होने के बाद साधारण तौर से उसकी शादी गरीब कर्मा की 5 बेटियों से कर दिया। जहां संजय, मुकेश और रंजीत शहर में कारखाने में कार्यरत थे, वहीं दीना और दिवाकर गांव में ही रहकर कभी खेती बाड़ी करते तो कभी भट्टी में ईंट धोते। आखिर कब तक हम 5 बहुएं अपनी सौतेली सास की ज्यादती और जुल्म का शिकार होती रहेंगी? थोड़ी देर में दीना और दिवाकर घर लौटते हैं। क्या बात है, तुम चारों के चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? दीना के पूछने पर चारों बहू बारी बारी से सब कुछ बताती हैं। जिसके बाद दीना अपनी माँ के कमरे में आता है। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आजा। माँ, आखिर आपकी बहू के कामों में कौन सी कमी कसर रह जाती है जो आप उन बेचारी पर जानवरों से भी बदतर जुल्म ढाती हो? अच्छा, तो इन चारों ने चुगली कर दी। देख दीना, ये घर मेरा है, तुम सबको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और चलते बनो यहाँ से। पारो दीना की दुखती रग से बखूबी वाकिफ थी कि वह अपने पिता के घर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी दाव चलकर दीना का मुंह बंद कर देती है। गुजरते समय के साथ जो बहुओं को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, यह खुशखबरी वह अपनी सास को सुनाने के लिए आती है। अरे क्या बात है, सवेरे सवेरे क्यों मेरे सर पर तनी हुई हो? माँ जी, बहुत जल्द आप दादी बनने वाली हैं, हम 5 प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर पारो का चेहरा फीका पड़ जाता है और वह बोलती है। बेड़ा गर्क हो, तुम 5 को किसने कहा था इतनी जल्दी गर्भवती होने को? माँ जी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी आप खुश नहीं हैं? आहा, अरे कोई जंग नहीं जीता तुम 5 ने प्रेग्नेंट होकर, क्या जरूरत है इतनी जल्दी जनसंख्या बढ़ाने की? माँ जी, कितने ही घर इस खुशखबरी के लिए तरस रही हैं। ये हम 5 बहू की खुशनसीबी है जो भगवान ने हमें गर्भ का फल दिया है। यह सब सुनकर पारो अपने कमरे में आ जाती है। गुजरते समय के साथ 5 प्रेग्नेंट बहुएं 3 महीने का पड़ाव पार कर जाती हैं। एक दिन की बात है। माँ जी, हम गर्भावस्था के 3रे महीने में चल रही हैं। बेहतर होता जो आप हमारे लिए थोड़ा बहुत फल मंगवा देती। कल जब हम टीका लगवाने अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने हमें अंदरूनी कमजोरी बताई थी। डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। पुराने जमाने की पटेलू औरतें सारा दिन भूखे प्यासे खेत खलिहान में बनिहारी करने के बावजूद हट्टे कट्टे बच्चे जनती थी। तुम 5 को तो बहुत छूट है, चुपचाप दाल रोटी खाओ, समझी? और हाँ, ये पाव भर पनीर है, शाम को इतनी भुर्जी बनाकर मेरी थाली में परोसना। एक भी दाना खाया तो खैर नहीं। यह कहकर पारो टहलने निकल जाती है और बेचारी बहू बोलती है।
अगर आज हमारी सगी सास होती तो वह इस खुशखबरी से पोले नहीं समाती और हमें यूं छोटी छोटी चीजों के लिए मन न मारना पड़ता। पांचों बहू के सो जाने के बाद पारो देर रात मेवे मखाने खाती हुई कहती है, वाह क्या मीठे मीठे मेवे मखाने हैं, मुंह में घुलते ही मलाई का स्वाद देते हैं। पारो को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी पांचों प्रेग्नेंट बहू से बाहर से देख रही थी। अगली सुबह राधा बात छेड़ते हुए कहती है, माँ जी हमारे लिए थोड़े मेवे मखाने मंगा दीजिए ताकि हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो जाएं। अरे मेवे मखाने खाने लायक मुंह है तुम्हारा, और तुम्हारे पतियों ने क्या मेरे पास नोटों के पुलिंदे भेजे हैं? माँ जी जब देर रात आप चिपते चिपाते मेवे खा सकती हैं तो हमारे संग भेदभाव क्यों? अच्छा तो तुम पांचों मेरे कमरे की ताका झाकी करती हो। अब मेवे मखाने तो क्या, अब देखो मैं तुम्हें दाने दाने के लिए कैसे मोहताज करती हूँ। पत्थर दिल पारो अपना पेट भरकर रसोई घर में ताला लगा देती है। प्रेगनेंसी के पड़ाव में भूखे प्यासे रहने के कारण सेहत बिचारी बहुओं का साथ छोड़ देती है। इस बात की भनक लगते ही उसके तीनों बेटे शहर से लौटकर पारो पर बिगड़ जाते हैं। माँ कहाँ हो तुम, सामने आओ। आहा आओ आओ मेरी सौतेले सपूतों, तुम्हारा ही इंतजार था। लानत है तुम पर पारो देवी, एक औरत होकर अपनी प्रेग्नेंट 5 बहुओं के साथ इतनी कड़ाई से जुल्म जाती करती, तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? अरे कैसे कांपेगा कलेजा, इन्होंने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तब तो एक प्रेग्नेंट औरत की पीड़ा भाप पाती। बरसों से हम सभी इंतजार कर रहे थे इसी वक्त का कि एक रोज तुम्हारा पत्थर दिल पिघल जाएगा, मगर हम गलत थे। इसलिए अब हम पांचों भाई अपनी पत्नियों के साथ ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जाते हो तो शौक से जाओ, क्योंकि पारो देवी के लिए परिवार नहीं प्रॉपर्टी और पैसा मायने रखता है। पांचों भाई अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ चले जाते हैं। अगली सुबह नींद में मंदी पारो अपने बिछौने पर पड़े हुए कहती है, बहू अरे मेरी चाय कहाँ है, चल मेरी चाय लेकर आ। अचानक पारो को याद आता है कि उसकी बहू और बेटे घर से जा चुके थे, जिस कारण वह अपना हाथ पांव चलाते हुए चाय नाश्ता बनाकर खाने की मेज पर बैठ जाती है, जहां कुर्सियों का खालीपन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। समझ नहीं आ रहा, जिनसे मेरा कोई सगा नाता नहीं था उनकी याद मुझे क्यों झकझोर रही है। पारो अपने ध्यान को भरमाने की भरसक कोशिश करती है, मगर उन्हें हर एक कोने में कभी अपने बेटे तो कभी बहू की छवि दिखाई देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं पारो को परिवार की अहमियत साफ तौर से समझ आने लगती है। एक रात वह बिछौने पर पड़ी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, पैसा और प्रॉपर्टी पाने की होड़ में मैं इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे परिवार की अहमियत नहीं पता चली, मगर आज ये सन्नाटा मुझे तिल तिल मार रहा है। सभी रिश्ते खो जाने के बाद पारो को परिवार की अहमियत समझ आती है। दूसरी तरफ पांचों बहुएं भी 5 बेटों की मां बनकर सम्मति के साथ खुशी से रहने लगती हैं। साथियों, परिवार की अहमियत संसार के शानो शौकत से बढ़कर है, क्योंकि शानो शौकत कब साथ छोड़ जाए कोई नहीं जानता, मगर एक परिवार ही हर सुखड़े सफर में साथ खड़ा होता है। क्या कहा? बहुत सारा दहेज मिलेगा? अरे ऐसा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। पंडित जी आप रिश्ते की बात पक्की करिए। लेकिन हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए ठकुराइन। ये रिश्ते माँ एक दिक्कत आवत है। कैसी दिक्कत? ये 5 लड़की खाते पीते घर से है, इसलिए खा खा के मोटी हो गई हैं। अरे पंडित जी तुम उन लड़कियों के मोटापो को छोड़ो और मेरे 5 बेटों की शादी उन 5 लड़कियों से करवा दो। दहेज पैसा और गहनों के लालच में आकर कल्याणी अपने 5 बेटों की शादी 5 मोटी लड़कियों से करवा देती है। उन 5 के गृह प्रवेश वाले दिन। अरे आ जाओ, कहीं तुम्हारे गृह प्रवेश की वजह से मेरे घर की चौखट टूट ना जाए। अरे कल्याणी बहन कहाँ से लेकर आई हो इन 5 सांडों को? देखो तो सही, खा खा कर कितनी मोटी हो रखी हैं। अरे मोटी हैं तो क्या हुआ, घर का काम करेंगी तो अपने आप पतली हो जाएंगी। कल्याणी के सभी मेहमान उसकी 5 बहुओं के ऊपर हंसने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो 5 बहनें अपने कमरे में सो रही होती हैं। अरे रीना, मीना, सीना, मोना, उमा कहाँ हो तुम सब? कल्याणी के कई बार आवाज देने के बाद भी उन 5 के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती, जिसके बाद कल्याणी एक एक करके 5 के कमरे में जाती है। अरे देखो तो सही कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। इन्हें तो घर के काम की कोई परवाह ही नहीं है। अभी बताती हूँ इन्हें।
कल्याणी रीना का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही थी। ऐसे ही वो एक एक करके सबके पास जाती है और सबको उठाने की कोशिश करती है। हे ऊपर वाले, मेरी बहुएं तो किसी सांड से कम नहीं है। अरे मुझसे तो आधा इंच भी हिल नहीं पाई। अब मुझे ही घर का काम और नाश्ता बनाना होगा। कल्याणी घर का काम करके नाश्ते की तैयारी करने में लग जाती है। तभी उसकी पांचों बहू उसके पूरे काम होने पर नींद से जागती हैं और उसके पास आती हैं। अरे वाह, क्या बात है। इस घर के सभी नौकर तो बड़े ही काम में तेज हैं। हाँ हाँ, सही कहती हो। देखो कितनी अच्छी सफाई की है। अरे मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो देखते हैं नाश्ते में क्या है। जैसे ही वे पांचों रसोई में जाती हैं, रसोई में कल्याणी नाश्ता बना रही होती है। अरे ये क्या माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हो? घर के नौकर कहाँ हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ सारा काम नौकरों ने किया है। चुप करो तुम पांचों। अरे तुम जैसी सांड जैसी बहुएं हैं, उसके बाद भी मुझे इस घर में काम करना पड़ रहा है। और कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई नौकर नहीं है। तुम्हें ही घर के सारे काम करने होंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने नौकर तो भेजा होगा ना? अच्छा अच्छा, बढ़िया ही नौकर वाली। चुप करके मेरे साथ नाश्ता बनवाओ। वो पांचों कल्याणी के साथ नाश्ता बनवाने लगती हैं, जिसके बाद जल्दी ही नाश्ता बनकर टेबल पर लग जाता है। ओहो, मेरी तो कमर दुख रही है। सुबह सुबह इतना काम करके बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। लाओ माँ जी, मैं आपकी कमर दबा देती हूँ। अरे चुपचाप अपना नाश्ता कर ले, मुझे नहीं दबवानी तुमसे अपनी कमर। अरे पतली सी कमर है मेरी, तुम्हारा हाथ लगते ही चटक जाएगी। अपनी सास की ये बात सुनकर पांचों खाने की टेबल पर ही बैठी हुई हंसने लगती हैं। ऐसे ही कल्याणी की पांचों बहुएं सुबह शाम खाना खाती और सो जाती, जिसकी वजह से घर के सभी काम कल्याणी को अकेले ही करने पड़ते हैं। ऊपर से ज्यादा मोटापे की वजह से वो पांचों काम भी नहीं कर पाती। अरे मुझे तो पोछा लगाने के लिए झुका ही नहीं जा रहा। रहने देती हूँ, माँ जी अपने आप कर लेंगी। ओहो, मुझसे तो ये कपड़े बैठकर धुल ही नहीं पा रहे हैं। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। रहने देती हूँ, माँ जी अपने आप कर लेंगी। उमा घर के जाले साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी के ऊपर चढ़ती है, कुर्सी अचानक से टूट जाती है और उमा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरी तो हड्डी चटक गई। बनने गई थी सिकंदर, बन गया कचुम्बर। हाय रब्बा, कोई तो मेरी मदद करो। तभी उमा की बहनें उसके पास आती हैं और उसे उठाती हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, थोड़ा सा मोटापा घटा लोगी तो क्या चला जाएगा। तुम पांचों बहनों का। अरे तुम्हारे मोटापे के चक्कर में तुम हिल भी नहीं पाती हो। जाओ अब इसे कमरे में ले जाओ। कल्याणी की बात सुनकर वो चारों उमा को कमरे में ले जाती हैं, जिसके बाद कल्याणी अपने आप से ही कहने लगती है। अरे मैंने ही लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने थोड़ा लालच ना किया होता तो थोड़ी ढंग की बहू तो आती मेरे घर। अरे इन्होंने तो पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा कर रखी है। ऊपर से घर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। उन पांचों के जाने के बाद कल्याणी उनके आधे अधूरे किए हुए काम खुद करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं जैसे ही शाम होती है, शाम को कल्याणी की दोस्त मंजू उसे शादी का कार्ड देने आती है। अरे कल्याणी बहन, कैसी हो तुम? मत पूछो कैसी हूँ, बस जिंदा हूँ इतना समझ लो। अरे तुम्हारे घर में तो 5 बहुएं हैं और भगवान की दुआ से 5 हट्टी कट्टी हैं, तो फिर तुम्हारा हाल इतना ढीला क्यों है? अरे यही तो कारण है इनके हट्टे कट्टे होने का, जिसकी वजह से ये एक काम भी नहीं कर पाती। मेरा तो जीना ही दुश्वार हो गया है। अच्छा चलो छोड़ो, ये लो, ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है। वैसे मैंने अपनी बहू बहुत ही सुंदर और पतले फिगर वाली देखी है। अरे जितनी लड़कियां पतली अच्छी लगती हैं, उतनी मोटी अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ, काश मैंने भी ऐसा ही सोचा होता। अच्छा तो तुम आ जाना, लेकिन मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अपनी 5 बहुओं को मत लेकर आना, क्योंकि तुम्हारी बहू इतनी मोटी है कि पूरी बारात का एक तरफ और तुम्हारी 5 बहुएं एक तरफ। हमारे पास इतनी गाड़ियां भी नहीं हैं। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। ये सब वो पांचों छुप कर सुन लेती हैं। हमारी वजह से हमारी सास को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब तो आसपास के पड़ोसी भी हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं। अरे और तो और लोगों ने हमारी सास का नाम निकाला है। एक सास की 5 मोटी बहुएं। अब तो बहुत हुआ,
हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम सही कहती हो, शादी में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं। इन 15 दिनों में हम अपना मोटापा पूरी तरह घटा देंगे और माँ जी के साथ शादी में भी जाएंगे। उस दिन के बाद वो पांचों घर का काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो पांचों सुबह शाम मोटापा घटाने की एक्सरसाइज भी करने लगती हैं। देखते ही देखते 15 दिन होते ही वो पांचों अपना मोटापा पूरी तरह घटा देती हैं और पतले फिगर वाली बहू बन जाती हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी पांचों बहुओं को बुलाकर कहती है, बहुओं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी शादी केवल लालच में आकर अपने बेटों से कर दी थी, लेकिन अब तो तुम पांचों बहुत अच्छी दिख रही हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना। अरे माँ जी, ये बात तो हम पांचों पहले से ही जानते थे, क्योंकि आपके रिश्ता पक्का करने से पहले कई लोग हमें रिजेक्ट करके जा चुके थे। मीना की ये बात सुनकर कल्याणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पांचों बहुओं को गले से लगा लेती है। जिसके बाद उमा कहती है, अरे अब बस भी करो, अब हमें शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सास की दोस्त को हमारा ये रूप दिखाकर करारा जवाब भी तो देना है। वो पांचों कल्याणी के साथ तैयार होकर मंजू के बेटे की शादी में पहुंच जाती हैं, जहां मंजू जैसे ही कल्याणी की पांचों बहुओं को देखती है वो उन्हें देखती ही रह जाती है। पूरी शादी में कल्याणी की बहुएं जितनी खूबसूरत बहू किसी की भी नहीं थी। वहां तक कि खुद मंजू की होने वाली बहू भी उतनी सुंदर नहीं थी। पूरी शादी में सब लोग मीना, रीना, सीना, मोना और उमा की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है। अरे बरसों बाद मैं अपने गांव धारावी लौटा हूँ। सही तौर से याद भी नहीं कि मेरा घर किस गलियारी चौबारे में है। घर का रास्ता पूछने के लिए वो एक दरवाजा खटखटाता है तो चुड़ैल खोलती है। कहो, किससे मिलना है? चुड़ैल को अपने सामने खड़ा देख जतिन स्तब्ध रह जाता है। तभी चुड़ैल की क्रूर सास कमला उसके बाल पकड़कर कहती है, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बहू, तू मेरे चंगुल से भागने की ताक में है? चल कर बर्तन मांज, वरना तुझ चुड़ैल की चमड़ी उधेड़ दूंगी। इसी के साथ फाटक बंद हो जाता है और जतिन कहता है, ये धारावी गांव किस दौर से गुजर रहा है? एक जिंदा सास अपनी मुर्दा बहू पर पैतरे साध रही है। उस चुड़ैल बहू का सहमा स्वर उसकी क्रूर सास का खौफ साफ तौर से साझा कर रहा था। जतिन सारे रास्ते चुड़ैल बहू के बारे में ही सोचते विचारते घर पहुंचता है। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्ग भीमा से पूछता है, अरे भीमा काका, आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। मैं उन 5 चुड़ैलों के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर उनकी जीती जागती सास एक साथ 5 मृत बहू पर हुकूमत कैसे जता रही है? अरे उनकी कसाई सास कमला उन बेचारी चुड़ैल बहुओं की सौतेली सास है, जो उन पर हर एक दिन सैकड़ों सताब करती है। सांझ को सिर्फ एक पर ही उन चुड़ैल बहुओं के घर का मुख्य द्वार खुलता है। बस वहीं से हम गांव वालों ने उन चुड़ैल बहू की छवि को देखा है। जतिन अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, अरे सांझ की सुनहरी बेला हो चली है। अच्छा काका, चलता हूँ। जतिन भागता हुआ उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर इस कसाई औरत ने मुझे देख लिया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। जतिन एक ओट में छिपकर कमला की करतूत देखने लगता है। कमला एक कांटेदार डंडा लिए अपनी 5 चुड़ैल बहू को धमकाती है। अरे ओ मेरी बेला की बला बहू, एक एक बर्तन चमकता नजर आना चाहिए, वरना सासू माँ, चिंता मत कीजिए। कमला चिंता नहीं करती, बल्कि चिताओं पर भी राज करती है। सावरी कप कपाते कदमों से अपनी सौतेली सास के पास आकर कहती है, सासू माँ, आपकी बनारसी साड़ी धो दी है, देख लीजिए। कमला जानबूझकर सावरी के कामों में कमी निकालकर कहती है, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बकलौल बहू, ऐसे धुलती है साड़ी क्या? कपड़े कैसे धुलते हैं? अब तुझे ही अपनी सास की धुलाई से समझ में आएगा। सौतेली सास कसाईयों की नाई सावरी को चाबुक से मारती है। दर्द से छटपटाती चुड़ैल की आंखों से खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। आज इस चाबुक से मार मार कर
तुम चुड़ैल बहू की बोटी बोटी अलग करके रख दूंगी। एक काम ढंग से नहीं होता। कमला का क्रूर अत्याचार देखकर बची हुई बाकी चुड़ैल बहू सावरी को बचाने दौड़ती हैं। सासू माँ जेठानी जी को छोड़ दीजिए, हम उन्हें समझा बुझा देंगे। बड़ा याराना लगता है तुम 5 चुड़ैल बहुओं के बीच। अब ये सौतेली सास तुम 5 को एक साथ सूतेगी, बड़ा मजा आएगा। क्रूर सौतेली सास कमला एकाएक 5 चुड़ैल बहुओं को बेहद बुरे तौर से मारती है। तभी फाटक बंद हो जाता है। अरे ये सास है या कसाई? अरे इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवरों को भी नहीं पीटता जिस तरीके से ये अपनी चुड़ैल बहुओं को पीट रही है। इन चुड़ैल ने मुझे असमंजस कर दिया है। आखिर ये 5 चुपचाप से ये सब कुछ क्यों सहन कर रही हैं? रात का अंधेरा घिर आने पर जतिन अपने घर लौट आया है। सन्नाटा छाने के बाद सारी रात उन 5 चुड़ैल बहुओं की चीखें पूरे धारावी के हवा के साथ सारी रात गूंजती रहती हैं। प्रत्येक सांझ जतिन उस ओट में छिपकर सौतेली सास का चुड़ैल बहुओं के साथ बुरा बर्ताव देखा करता। फिर एक सांझ कमला चुड़ैल बहुओं को धमकाते हुए कहती है, अरे मेरी 5 कामचोर चुड़ैल बहुओं, ये झोला उठाओ और बाजार से जाकर साग सब्जियां ले आओ। अगर रास्ते में रुक कर किसी से बातचीत करने की कोशिश की तो तुम्हारी इस आत्मा को सीधे परमात्मा के पास पहुंचा दूंगी। जी सासू माँ। 5 चुड़ैल बहुएं एक साथ बाजार की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी जतिन उन्हें बाजार के सुनसान मोड़ की राह में घेर कर पूछता है, अरे जरा ठहरो, मैं अक्सर छिपकर तुम 5 चुड़ैलों को साथ तुम्हारी सास का बुरा बर्ताव देखता हूँ। मैं बस ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम 5 चुड़ैल होने के बावजूद भी ये जाति क्यों सहन कर रही हो? अरे ओ नादान लड़के, हम चुड़ैलों का रास्ता छोड़ दे। अगर हमारी सौतेली सास ने तुझे हमारे इर्द गिर्द भटकता देख लिया तो बाकी दिनों में बजाय सैकड़ों गुना ज्यादा सताव सहना होगा हमें। अरे फिक्र मत करो, मैंने अपने एक साथी को तुम्हारी सास के पास छोड़ रखा है। वो तुम्हारी सास को बातों में उलझाए रखेगा। मैं तुम चुड़ैल की मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपना सुख दुख साझा कर सकती हो। कमला देवी हमारी सौतेली सास है। तकरीबन 12 बरस पहले हम 5 सैकड़ों अरमान सजाए बहू बनकर इस घर में आई थी। मगर पहले दिन से ही हमारी सौतेली सास ने हमारे संग से दूरियां साध ली। वो हमें खूब कड़ी खोटी सुनाया करती थी। समय गुजरता गया। एक रोज जब हम बहू अपने पति के साथ बड़े बस में सवार होकर सैर के लिए जा रही थी, दुर्घटना में हम सभी मारे गए। माँ जी को छोड़कर उस समय भी हमारी सौतेली सास ने अपना स्वार्थ साधा। उसने हमारे पतियों का दाह संस्कार तो कर दिया मगर हम 5 की अस्थियां विसर्जित नहीं की। इसी कारणवश हम 5 चुड़ैल बनकर उसके चंगुल में फंसी हुई हैं। हम 5 चुड़ैलों ने भरसक कोशिशें कर ली मगर हमारी अस्थियां हमें कहीं नहीं मिली। अरे फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम 5 चुड़ैल की अस्थियों को खोज निकालूंगा। 5 चुड़ैल बहुएं अपनी सौतेली सास के खौफ से आंधी तूफान में तब्दील होकर बाजार से सब्जियां लेकर घर लौटती हैं, जहां कमला आंगन के बीचों बीच कुर्सियां लगाकर बैठी होती है। इतनी देर कैसे हुई? कहाँ थी तुम 5 चुड़ैल? कहीं भी नहीं। हम 5 तो बाजार से सीधा घर ही आई हैं। तो फिर तेरी जुबान क्यों थरथरा रही है? कहीं तुम चुड़ैल मुझसे चालाकी तो नहीं कर रही? गुस्से में बौखलाकर कमला बेचारी चुड़ैल बहुओं के बाल काटकर आग में झोंक देती है, जिसे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ये क्या किया आपने सासू माँ? आवाज नीची। आज तो सिर्फ तुम्हारे बालों की बलि दी है। अगर तुम चुड़ैलों ने दोबारा कोई चालाकी की तो अगली बार बाल की बजाय तुम्हारी खाल की बलि चढ़ाऊंगी। 5 चुड़ैल बिलख बिलख कर रोती हैं। गांव में सन्नाटा छाने के बाद जतिन दीवार फांदकर चुड़ैलों के घर में घुसता है। तभी आधी रात दबे पांव कमला आंगन में लगी तुलसी की मिट्टी हटाकर 5 मिट्टी के मटके निकाल कर कहती है, मेरी चुड़ैल बहुओं को कभी कानों कान खबर नहीं होगी कि उनकी अस्थियां इस तुलसी की मिट्टी में दफन है। भरसक कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ पहुँचने से पहले ही भस्म हो जाएंगी। कमला के जाने के बाद जतिन चुड़ैल की अस्थियों को निकालकर उसको लेकर चुड़ैल के पास आता है। अरे देखो, मैंने तुम 5 की अस्थियां खोज ली। अरे बरसों बाद हमें मुक्ति मिलेगी, इसे ले जाकर गंगा में बहा दो। मगर मैं चाहता हूँ
कि तुम अपनी सौतेली सास को एक बार सबक सिखाओ। जब 5 उंगलियां एक मुट्ठी में बदल जाती हैं तो उसे खोलना बड़ा कठिन होता है। पांचों चुड़ैल सो रही सौतेली सास के पास आकर अपनी असीमित शक्ति से उसे हवा में उड़ाती है कि कमला नींद से जाग जाती है। अरे मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो, वरना क्या सौतेली सासू माँ? वरना तुम 5 बहुओं की अस्थियां गंगा की बजाय शौचालय में बहा दूंगी। ये सुनकर बौखलाई बेला चुड़ैल कमला की गर्दन धर दबोच कर कहती है, बढ़िया, तूने मुझे बला कहा था ना, आज ये बला अपनी कला से तेरी काया पलट कर देगी। बेला उसे ताबड़तोड़ तमाचे मारती है, जिसके बाद 5 बहुएं बारी बारी उससे सताती है। अरे बहुओं, अपनी सौतेली सास को बख्श दो। क्यों हमारी सौतेली सासू माँ अपनी बारी में चढ़ भर भी ना सहा गया? याद है ऐसे सैकड़ों सतब हम बहू ने हर एक दिन सहे हैं। फिर किसी की दुखती रग को अपनी डाल मत बनाना। मैं वादा करती हूँ फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगी। 5 चुड़ैल बहुएं कमला को छोड़कर जतिन के पीछे पीछे साथ गंगा घाट पहुंचती हैं। जैसे ही उनकी अस्थियां पानी में बहती हैं, चुड़ैल बहुएं सदा के लिए संसार को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाती हैं। अजी क्या हुआ? ऐसे देवदासों की तरह क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं तमन्ना तुम्हें, मुझे अपनी 5 बेटियों की चिंता खाई जा रही है। अजी अब आपको क्या चिंता खाई जा रही है? तुम तो जानती ही हो हमारी 5 बेटियों के बाल कैसे हैं। किसी के घुंघराले हैं तो किसी के बहुत छोटे हैं, तो किसी के सिर पर तो कहीं कहीं बाल हैं। एक तो पूरी गंजी ही है और 5वीं के तो चितकबरे बाल हैं, जिसकी वजह से कोई भी उनसे शादी नहीं करना चाहता। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन हमारी 5 बेटियों की शादी हो जाएगी। तमन्ना और हरीश की 5 बेटियां उनकी बातें कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती हैं, जिसके बाद वो बहुत उदास हो जाती हैं। हमारी वजह से हमारे माँ बाप को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आज अगर हमारे बाल इतने बुरे ना होते तो हमारी भी अच्छे से शादी हो जाती। सब कुछ ठीक है, लेकिन इन बालों ने हमारी खूबसूरती को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो कुदरती है। मेरे सर पर बाल है, लेकिन वो भी चितकबरे हैं। ऐसा लगता है जैसे चीते की खाल बालों पर लगा ली हो। वो 5 बहुत परेशान होती हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन फिर से उन 5 के लिए उनके घर रिश्ता आता है। जब लड़के की माँ उन 5 बहनों को देखती है तो कहती है, अरे ये क्या, ये किस तरह की लड़कियां हैं? इनके बाल तो देखो। हे भगवान, ऐसी लड़कियों से मैं अपने बेटों की शादी नहीं करवा सकती। मुझे तो लगा था कि सुंदर लड़कियां होंगी, लेकिन ये तो अनोखी निकली। मुझे आपकी बेटियां पसंद नहीं हैं। इतना कहकर पार्वती वहाँ से चली जाती है। उन 5 को पार्वती की बात का बहुत दुख लगता है, जिसके बाद वो 5 दुखी होकर घर से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती हैं। अजी हमारी 5 बेटियां कहाँ गईं? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अरे आज इनकी इतनी बेइज्जती हुई है, बेचारी कहाँ जाएंगी? कुछ देर इन्हें अकेला छोड़ दो। हरीश और तमन्ना दोनों ही बेचारे बहुत बेबस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो 5 जंगल में एक नदी के किनारे रुककर रोने लगती हैं। आखिर हमें ये किस जन्म की सजा मिल रही है? लोगों को मेरे छोटे बालों से भी दिक्कत है। मुझसे तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि मेरे सर पर तो कहीं बाल है तो कहीं है ही नहीं। मैं तो पूरी गंजी हूँ, इससे अच्छा होता कि मैं पैदा ही ना हुई होती। मैं इन चितकबरे बालों के साथ और नहीं रह सकती। मैं मरना चाहती हूँ। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। चारू के साथ साथ उसकी 4 बहनें भी मरने का फैसला लेती हैं। वो 5 नदी में कूदने ही वाली होती हैं कि तभी नदी के अंदर से एक देवता निकलते हैं और उन 5 बहनों को रोक लेते हैं। अरे अरे, जरा सब्र रखो। आखिर तुम 5 क्यों मर रही हो? इतनी छोटी सी समस्या के लिए अपने प्राण त्यागना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुम 5 चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप हमारी मदद कैसे करोगे? हमारे बालों की वजह से हमारे माता पिता की बहुत बेइज्जती होती है और कोई हमसे शादी भी नहीं करना चाहता है। गुनगुन की ये बात सुनकर देवता अपनी शक्तियों से अपने हाथ में एक शैम्पू प्रकट करते हैं। अब तुम 5 एक एक करके अपने बाल इस शैम्पू से धो लो। उसके बाद तुम्हारी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। देवता के कहने पर वो 5 अपने सिर पर शैम्पू लगाकर नदी में ही धो लेती हैं। उनके सिर धोते ही उनके बाल सोने से सुनहरे हो जाते हैं
जिनकी वजह से वो बहुत खूबसूरत लगने लगती हैं। अरे वाह, मेरे घुंघराले बाल तो सोने से सुनहरे बालों में बदल गए। अरे देखो, मेरे छोटे छोटे बाल लंबे, घने और सोने में बदल गए। आपने हमें ये जादुई सोने के बाल देकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जादुई सुनहरे बालों का जादू केवल 1 हफ्ते तक सीमित है। उसके बाद तुम्हें दोबारा से इसी शैम्पू से अपना सिर धोने नदी पर ही आना पड़ेगा। इतना कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो पांचों अपने घर वापस लौट आती हैं। जैसे ही तमन्ना और हरीश अपनी पांचों बेटियों को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में उन पांचों के लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। हरीश एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी पांचों बेटियों की शादी कर देता है, जिसके बाद वो पांचों विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं। उनकी ससुराल में सभी मेहमान उनके बालों की तारीफ करने लगते हैं। अरे मंदाकिनी बहन, तेरी पांचों बहुओं के बाल तो देख सोने से सुनहरे लगते हैं। अरे तू एक काम कर, अपनी बहुओं से थोड़े थोड़े बाल लेकर अपने सर पर लगा ले। तेरी बेटी निशा और तेरे तो बाल ही नहीं है। ओहो, मैं ऐसे बालों का क्या करूंगी, मेरे नेचुरल बाल बहुत अच्छे हैं। अपनी सहेलियों की ये बात सुनकर मंदाकिनी और उसकी बेटी निशा को बहुत गुस्सा आता है। निशा अपनी माँ के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, अरे माँ, इन पांचों के सुनहरे बालों की वजह से तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं बची। जिसे देखो वह सब इनके सुनहरे बालों की ही बात कर रहा है। आखिर ये पांचों ऐसा क्या लगाती हैं अपने बालों में जो इनके बाल इतने खूबसूरत सोने से सुनहरे लगते हैं। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। उस दिन के बाद से निशा और मंदाकिनी दोनों माँ बेटी अपनी 5 बहुओं के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखना शुरू कर देती हैं। उनकी शादी को पूरे 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन मंदाकिनी और निशा को कुछ पता नहीं चलता। एक दिन मंदाकिनी आधी रात के समय पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। बहुत जोरों से प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। मंदाकिनी पानी पी रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके घर के दरवाजे की तरफ पड़ती है। ये पांचों इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मंदाकिनी चुपके से उनका पीछा करने लगती है। देखते ही देखते वो पांचों नदी किनारे पहुंच जाती हैं, जहां उन पांचों के बाल पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। हे मेरे परमेश्वर, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरी 5 बहुओं के कितने गंदे बाल हैं। तभी वो पांचों एक एक करके शैम्पू से सिर धोती हैं और नदी में धो लेती हैं, जिसके बाद उन पांचों के बाल सोने से सुनहरे हो जाते हैं। अच्छा, तो अब समझी, ये कारण है इनके जादुई सुनहरे बाल होने का। मुझे इस शैम्पू को चुराना होगा। अपनी 5 बहुओं के घर पहुंचने के बाद मंदाकिनी चुपके से उनका शैम्पू चुरा लेती है और अगले दिन रात के समय अपनी बेटी निशा को अपने साथ नदी किनारे ले जाती है। ये देख निशा, यही वो शैम्पू है जिसे लगाकर हमारी 5 बहुओं के बाल सोने से सुनहरे हो जाते हैं। अब हम भी अपने बालों को उनकी तरह बना लेंगे। निशा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी शैम्पू लगाकर नदी में बाल धो लेते हैं। बाल धोते ही वो दोनों गंजी हो जाती हैं। उनके सिर पर एक भी बाल नहीं रहता। तभी वहां देवता प्रकट होते हैं। मैंने ये जादुई शैम्पू उन 5 को उनकी मजबूरी के लिए दिया था, लेकिन अगर कोई लालची इस शैम्पू का इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ यही हाल होगा। आज के बाद तुम्हारे सिर पर कभी बाल नहीं आएंगे और तुम दोनों माँ बेटी जिंदगी भर ऐसे ही गंजी रहोगी। इतना कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद मंदाकिनी और निशा रोते रोते वापस घर पहुंच जाते हैं। अपनी सास और अपनी ननद का ये हाल देखकर सोनम उससे कहती है, अरे आपने वो सुना तो होगा ही, लालच बुरी बला है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होता। मंदाकिनी और निशा दोनों रोने लगती हैं। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। सुबह के समय डाइनिंग टेबल पर 5 चुड़ैल औरतें अपनी सास और अपने 5 पति के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थीं। तभी घड़ी में 7 बजते ही चुड़ैलें कहती हैं, ओफो माँ जी, 7 बज गए, मुझे 8 बजे तक स्कूल पहुँचना है। बच्चे आ रहे होंगे, मैं तैयार होने जाती हूँ। ठीक है बेटा, तैयार हो जा। माँ जी, मैं भी जाती हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर आना शुरू हो गए होंगे ना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे सोनम, जूस तो पी लो। पेशेंट को इतना जूस पीने के लिए कहती हो, खुद तो खत्म करो। मैं आकर पीती हूँ,
रेडी हो जाऊं? आहा, अब किसका कॉल आ गया? हाँ बोलो। क्या राजवीर, केस सॉल्व हो गया? ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं आती हूँ। क्या हुआ पिंकी? इतने दिनों से केस पर वर्क कर रही थी और वो अचानक सॉल्व कैसे हो गया? मुझे जाना ही होगा, मुझे भी तैयार होना है। अच्छा बेटा, आराम से जा। मेरा और साक्षी का सही है, हम दोनों ऐसे एंड मौके पर भागना नहीं पड़ता। मैं वकील हूँ, आराम से कोर्ट में जाना होता है और ये बैंक मैनेजर 11 बजे तक लेट जा सकती है। हाँ बिल्कुल, पर तैयार हो जाते हैं ना जब वो सब हो ही रही है। हाँ, तो तुम दोनों भी क्यों बैठे हो? जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर पांचों चुड़ैले बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। एक स्कूल की टीचर बनती है, दूसरी आईपीएस यूनिफॉर्म में, तीसरी वकील के, चौथी डॉक्टर और पांचवी बैंक मैनेजर के सूट बूट में। कुछ देर बाद सब अपनी सास के पास जाती हैं और उनके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी, कैसे लग रहे हैं हम पांचों आपको? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले लगा करती थी। मेरी प्यारी लाडली बहू है, सरकारी नौकरी वाली। अरे अब क्या इसी चुड़ैलों की शक्ल में जाओगी तो सब लोग तुम पांचों से डर जाएंगे। अपना रूप बदल लो। हाँ हाँ, अभी बदल लेते हैं। पांचों चुड़ैलें अपने सास और पति के सामने ही इंसानी रूप में आ जाती हैं और अपना बैग लेकर चली जाती हैं। आखिर ये सब क्या था? कौन थे ये 5 सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें जो अपनी सास और पति के साथ इस तरह से रह रही थीं? आखिर पूरी कहानी का सच क्या था? ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां इन 5 सरकारी नौकरी वाली बहनों की शादी कांता के 5 बेटों साहिल, मोहित, विराट, विजय, अभिमन्यु से हो जाती है। पांचों पति अपने 5 पत्नियों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। वहीं सास भी अपनी 5 बहू से बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी पड़ोसन आती थी तो कांता से कहती थी, अरे कांता, तेरे घर में 5 लक्ष्मी है, वो भी सरकारी नौकरी वाली। इतनी लग्जरी लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है। हाँ, तू नजर लगाएगी क्या मेरे घर को? 5 बेटे और बेटी जैसी मेरी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी होशियार है। इसीलिए तो आज एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक पुलिस वाली और एक टीचर और छोटी वाली बैंक मैनेजर। मेहनती है मेरे सारे बच्चे। वो तो बढ़िया है, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है। सुन, जरा मेरा बैंक का काम करवा दे, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। मेरी छोटी बहू साक्षी के पास जाकर बैंक में कह दियो, चुटकियों में तेरा काम करवा देगी। हाँ जानती हूँ, सारी बहुएं घर से बाहर रहती हैं तो घर का सारा काम तुझे ही तो करना पड़ता है। क्या फायदा ऐसी बहू का? फायदा नुकसान मत देख, मेरी बहुएं कमा कर लाती हैं, बाहर मेहनत करती हैं, तो उनके लिए मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। और जो पैसे कमा रही हैं उसके नौकर चाकर रख लूंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ बहन, किस्मत हो तो तेरे जैसी। ऐसा कहकर राजवती चली जाती है। वहीं कांता को कभी किसी चीज की उसकी 5 बहुएं कमी नहीं होने देती थीं और दफ्तर से आकर काम भी करती थीं। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में 5 का स्वर्गवास हो जाता है, जिससे सास और उनके पति बहुत लाचार बेबस हो जाते हैं। धीरे धीरे घर के पैसे खत्म हो गई, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। 5 एक ही कंपनी में काम करते थे। वो कंपनी ठप हो गई, जिससे सास और पति खाने के लिए लाचार हो गए। तभी एक दिन दुखियारी सास कहती है, काश आज मेरी 5 बहुएं होती तो उनकी सरकारी नौकरी से हमारा घर चलता। मेरे बेटे की प्राइवेट कंपनी ने तो ताला लगाकर उन्हें घर बैठा दिया है। इतनी उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। काश मेरी बहुएं मेरे पास वापस आ जाए। ये सब तो मुमकिन है ही नहीं, जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। 5 बेटे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे थे। तभी सबकी ये रोती हुई दशा देखकर 5 बहुएं अपनी तस्वीर से निकलकर सामने आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? मोहित भाई साहब, देवर जी, ये देखिए हम सब वापस आपके पास आए हैं। हाँ माँ जी। अपनी मरी हुई चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो? माँ जी,
आप सबकी इतनी बिगड़ी हुई दशा देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भगवान ने हमें इतनी शक्ति तो दी है कि आप जब भी हमें बुलाए हम आपकी मदद कर सके। पैसों की इतनी दिक्कत आ गई, सबकी नौकरी छूट गई, अब हम पांचों को ही फिर से इस घर को चलाना होगा, क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल। क्या तुम सब फिर से अपनी सरकारी नौकरियों पर जाओगी? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, हमारी सरकारी नौकरी है तो उस रिटायरमेंट का पैसा भी आपको ही दिलवाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम पांचों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत अकेले पड़ गए थे, पर अब सब ठीक है। इस तरह पांचों चुड़ैल अपनी सास के गले लग जाती हैं और खाना पीना बनाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन से ही रूप बदलकर वापस से अपने सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं, जहां बड़ी बहू प्रिया अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है। चलो सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Very good, ऐसे ही पढ़ते रहना। दूसरी बहू पिंकी IPS ऑफिसर थी और पुलिस स्टेशन में चोरों को पकड़ना, केस सॉल्व करना उसका मकसद था। तभी एक गुंडे की गर्दन पकड़कर बोलती है, चल बता चुपचाप, तूने लड़की का मर्डर क्यों किया? तुम छपरी जैसे लोग समझते क्या हो खुद को? ए गणपत, इसे जेल में डाल, उम्र भर जेल में ही सड़ेगा अब ये। ऐसा कहकर वो उसे गिरा देती है। वहीं तीसरी बहू पत्रलेखा, जो कि पेशे से वकील थी, वो सच का साथ देती है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, उस पर बेबुनियाद के इल्जाम लगाए गए हैं। ये देखिए, ये रही सारी प्रूफ। गोल्डन भाई गुंडे के खिलाफ है। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पत्रलेखा के क्लाइंट को बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये मैं केस जीत गई। वहीं चौथी सोनम बहू सभी पेशेंट को अच्छे से संभाल रही थी और पांचवी छोटी बहू सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर थी। अरे बेटा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। उनके विधवा योजना के पैसे कब मिलेंगे? 4 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। अब आपको और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आज ही आपका काम बन जाएगा। महेश, जरा इन दादी का फॉर्म भरो। इस तरह पांचों चुड़ैल बहुएं बहुत ईमानदारी से अपने काम को संभालती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। वो इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखती। सरकारी नौकरी से उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाती, जिससे धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, हंसता खेलता परिवार का सिर्फ 5 चुड़ैल बहुओं की बदौलत ही था। सब अपने पतियों के साथ इंसानी रूप में घूमने भी जाती थी, तो घर में चुड़ैल के रूप में प्यार भरी बातें भी करती थी। ऐसा मंजर देखकर सास कहती है, बहू, तुमने तो घर में आकर सब पहले जैसा अच्छा और खुशनुमा माहौल कर दिया। मेरे बेटे भी खुश हैं। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं और पैसों की दिक्कत भी खत्म। माँ जी, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम अपने घर परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्रिया और तुम्हारी चारों बहनें, तुम सब बहुत अच्छे हो और तुम्हारी खातिर हमारी नौकरी अभी अच्छी कंपनी में लग गई है, जहां वो डूब नहीं सकती। जी, अब अच्छा सोचिए। माँ जी, और आप सब भी सुन लीजिए, हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। पत्रलेखा के ये कहते ही 5 पतियों के फोन पर 50,000 का मैसेज आता है तो मोहित कहता है, अरे ये क्या, मेरे अकाउंट में एकदम से 50,000 कैसे आ गए? मेरे भी 50,000 आए हैं। मेरे भी। और मेरे भी। अरे और मेरे भी। ये सब क्या है? ये सब हमारी ही सैलरी के रिटायरमेंट वाले पैसे हैं, जो आप सबके अकाउंट में अब हर महीने आते रहेंगे। दरअसल सरकारी नौकरी से हम 5 ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुछ सालों तक आपको पैसा पहुंचता ही रहेगा। बहू, तुम 5 ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, वो भी इतने सालों का। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न होशियार बहू मिली। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, पर तुम्हारी मर्जी है और तुम आती रहना कभी भी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम सब आते रहेंगे। ये कहकर 5 सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें वापस चली जाती हैं।